हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुकुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी बरसात में लिखी इबारत। आइए सुनते हैं कहानी बरसात में लिखी इबारत। अरे सुनो देवयानी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि कल मेरी शांतनु से बात हुई थी। शांतनु को मैंने डिनर के लिए बोल दिया था। अच्छा हुआ कि सुबह सुबह याद आ गया मुझे, वरना आज तो मेरी सामत थी। किस दिन के लिए कहा है? आज के लिए। सॉरी यार, पर ये तो कहो मुझे याद आ गया। अभय ने सफाई दी। शांतनु का नाम एक पल को देवयानी के दिल में हलचल मचा गया, पर स्वयं पर भरसक संयत रखते हुए मन के विपरीत चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लाते हुए कहा, क्या अभय, तुम भी कम से कम पूछ तो लिया होता। आज सोच रही थी कि शॉपिंग के लिए चली जाऊं, लेकिन तुमने मुझे अब अटका दिया। देवयानी, अच्छा लगता है क्या? उन्हें इस शहर में आए हुए 1 महीना होने वाला है, पर हम उन्हें अभी तक बुला नहीं पाए हैं। तुम्हारा तो वो क्लासमेट है। देख रहा हूँ कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसके यहाँ आने की कोई खुशी ही नहीं है। अभय की सरलता से कहीं इस बात पर देवयानी असहज हो गई। अभय ने यूं ही कह दिया या उसके दिल में कुछ और है? गौर से उसके चेहरे को देखा तो वह अपनी बात पूरी करने की तैयारी में था। देवयानी, पुराने दोस्त मिलते कहाँ हैं? जीवन की इस भाग दौड़ में कभी इनसे मिलो तो कितना अच्छा लगता है। 1 साल के लिए वो यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आया है, फिर वो कहाँ और हम कहाँ। देवयानी मन ही मन बोली, नहीं नहीं, अभय को व्यंग या द्विअर्थी बात करना आता भी कहाँ है। जो उसके मन में वही उसकी बातों में या चेहरे में होता है। उसके सरल भाव को भांपती देवयानी स्वयं को तसल्ली देते हुए मन ही मन बोली। तभी अभय की आवाज़ आई, सुनो, तुम ज़्यादा तामझाम मत करना, कुछ सिंपल सा ही बना लेना। ये सुझाव अक्सर अभय देवयानी को देता है, पर ऐसा होता कहाँ है। जब कोई आता है तो पूरी तैयारी के साथ उसकी आवभगत करती देवयानी को आज जाने क्यों संकोच का अनुभव हो रहा था। मैं निकल रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता देना, और हाँ, स्वीट डिश मत बनाना, मैं गुलाब जामुन लेता आऊँगा। हमेशा की तरह उसके भार को हल्का करने की गरज से वह बोला तो देवयानी चुप रही। आज घर में काम का अंबार लगा हुआ था, पर जाने क्यों खुद में वह एक विशेष ऊर्जा महसूस कर रही थी। हाथ यंत्रवत चल रहे थे, जबकि दिल अतीत की स्मृतियों में इधर उधर भटक रहा था। शांतनु से पहली मुलाकात याद करते ही वह बरबस मुस्कुरा पड़ी। कॉलेज का वह पहला दिन जब शांतनु ने सीनियर बनकर सबकी खिंचाई की थी। फिर जब माथुर सर इंग्लिश की क्लास में आए तो शांतनु को उसी क्लास में बैठा देखकर वो हतप्रभ रह गई। माथुर सर के जाने के बाद हल्के फुल्के माहौल में सबका परिचय हुआ। शांतनु के सीनियर बनकर यूं सबकी खिंचाई करने के किस्से को लेकर खूब हंसे। कॉलेज के वो दिन कितने खुशनुमा थे। ताजगी और ऊर्जा सबके चेहरों से कैसी झलकती थी। यूँ लगता था मानो दुनिया वहीं से शुरू है। घर से कॉलेज की ओर कदम खुद ब खुद उठ जाते थे, और घर की ओर वापसी से पहले दूसरे दिन की योजनाएं और आज के गुजरे दिन की बातें मन को प्रफुल्लित रखती थी। परिचय और नई नई दोस्ती के बीच होती फालतू और बेफालतू बातों के चलते दौर के बीच समय मानो उड़ता फिर रहा था। स्कूल के दौरान जिन छुट्टियों का इंतजार रहता था, कॉलेज के दिनों में वो छुट्टियाँ कितनी भारी लगती थी। घर में कहाँ समय कटता था। दोस्तों के बीच लगते कह कहे याद आते थे। सच, वो कॉलेज के दिन कितने सुनहरे थे। शांतनु हॉस्टल में रहता था, इस वजह से कॉलेज तो उसके लिए घर ही था। देवयानी के ग्रुप में शांतनु की उपस्थिति न सिर्फ उसे बल्कि सभी को ऊर्जा से भर देती थी। बेजान माहौल में उसके आने मात्र से सब में चेतना आ जाती थी। शांतनु का हर बात में मजाक करने का ढंग निराला था, साथ ही पढ़ाई में उसकी पकड़ का कोई जोड़ नहीं था। देवयानी का दिल जिस लम्हे में वो अपने साथ उड़ा ले गया था, वह लम्हा वो कैसे भूल सकती है। बरसात का वो दिन, कितना मना किया था माँ ने, मत जा,
देवयानी, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। कैसे रुकते उसके कदम। आज के इस खूबसूरत मौसम में कोई घर पर रुकता है क्या। कॉलेज पहुँचते पहुँचते जो भीषण बरसात हुई कि पूछो मत। जो सोचकर वो घर से निकली थी वो कहाँ सिद्ध हो पाया था। शांतनु तो दिखा ही नहीं, मीठी और प्रिया भी नजर नहीं आई। सुबह से मन मोहता मौसम अब डरावना लगने लगा था। मन खिन्न हो चुका था। घर वापस आते समय सोच में पड़ गई, बस स्टॉप तक अकेले ही जाना पड़ेगा। काश माँ की बात मान ली होती तो अच्छा था। ढंग से कोई क्लास भी तो नहीं लगी। फिर सोचती, ऐसे मौसम में पढ़ना भी कौन चाहता है। कितना अच्छा होता जो मीठी और प्रिया भी आती, और अगर शांतनु भी होता तो। मन सच कहना चाहता पर वो अनसुना कर देती। आज ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ जिससे मन को बहला सकूं कि आज के दिन कॉलेज का आना सफल रहा है। कॉलेज से बस स्टॉप की ओर आते वक्त बेचारी छतरी भी उस मूसलाधार बरसात से उसे बचा नहीं पाई थी। कितना गुस्सा आया था मीठी और प्रिया के ऊपर। ज़रा फ़ोन तो कर देती कि आज कॉलेज नहीं आ रही है तो क्या चला जाता। आज का दिन ही खराब है। पूरे दिन का लेखा जोखा विचारती हुई वो सावधानी पूर्वक चलती जा रही थी। कौन जानता था कि आने वाला एक पल ऐसी इबारत लेकर आ रहा है जो देवयानी के जीवन में यादगार अनछुए प्यार की शब्दावली बन जाएगी। जब विचारों में डूबी आशंकित सी खड़ी वो ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पास आकर रुकी। देवयानी संभल कर खड़ी हो गई। रेनकोट पहने और हेलमेट लगाए उस आगंतुक को देखकर मन आशंका से कांप उठा था। इधर उधर घबरा कर देखती देवयानी के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी, देवयानी जल्दी बैठो। बरसात की बूंदों में ध्यान से देखा तो हेलमेट का शीशा ऊपर किए हुए शांतनु नजर आया। जल्दी आओ देवयानी, ऑटो नहीं मिलेगा। जो बरसात में तुम्हारा अकेले ऐसे खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है। भीग तो गई हो, कम से कम ठीक ठाक घर तो पहुंच जाओगी। अकेले घर जाना सेफ नहीं है। मोटरसाइकिल और पास लाते हुए एक बार फिर बैठने का इशारा किया तो मानो किसी सम्मोहन से जागी हो। छतरी को बंद कर दिया था। कपकपाती हुई उसके पीछे बैठी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि भय लगा कि शांतनु न सुन ले। काश उस दिन दिल की आवाज़ उस तक पहुंच जाती, पर उस वक्त तो उसका चेहरा लाल था। आंखों में पड़े लाल डोरों को वह शिद्दत से छुपा रही थी, जो मन की अंतर्दशा को दर्शा रहे थे। उस दिन बरसात ने उसका साथ दिया और भीतर की मनोदशा को छुपाने के लिए दोष प्रकृति ने अपने ऊपर ले लिया था। घर कब आ गया पता ही नहीं चला। नीचे उतरी तो महसूस किया कि तालू से जुबान चिपक सी गई है। धन्यवाद और शुक्रिया जैसे शब्द तो निकल ही नहीं पाए। शांतनु जा चुका था। वह न जाने कितने देर तक खड़ी भीगती रही। घर के भीतर पहुंची तो फटकार लगाती माँ की आवाज़ मानो कानों तक पहुंची ही नहीं। यंत्रवत कपड़े बदलकर जो लेटी तो आंखें खोलने का मन ही नहीं हुआ। बार बार उस दृश्य को दोहराती रही, भीग तो गई हो। दूसरे दिन कॉलेज नहीं गई। भय था उसकी मनोदशा का पता सबको चल गया तो चेहरे के भाव को शांतनु से न छिपा पाई तो क्या होगा। मन के भाव छिपा भी लिए तो दिल की बढ़ी धड़कनों को कैसे संभाल पाएगी। उनकी आवाज़ तो उस तक पहुँचने से कैसे रोकेगी। फिर दूसरे ही पल सोचती कि अच्छा ही है वो जान जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। मन बागी होता, उससे पहले संकोच घेर लेता। सहेलियों को क्या बताएगी कि बरसात की बूंदें प्यार की बयार में उसके दिल को ले उड़ी। देवयानी का दिल चुपके से पूछता, कहीं वह पहले ही शांतनु को अपना दिल तो नहीं दे चुकी थी। हाँ, यही सच है। अवचेतन मन के किसी कोने में शांतनु के लिए प्यार छिपा था, जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शायद यह दैवयोग ही था जो इस बरसात में शांतनु से मिली, वरना वह अवचेतन मन में पहुंचकर शांतनु के साथ की चाह न कर पाती। पर अब स्थितियां काबू से बाहर हो गई थी। अब तो कोई संशय न था।
अब तो जीवन में बस शांतनु था, सिर्फ शांतनु। कितना अच्छा हो जो शांतनु तक उसके दिल की आवाज़ अपने आप पहुंच जाए। एक साथ जाने कितने विचार दिल में आत्ममंथन करते रहे। बुखार ने सारी समस्याएं हर ली थी। बंद आंखों से बिना रोक टोक के शांतनु को देख सकती थी। उसके पूरे वजूद में सिर्फ शांतनु ही तो था। बरसात में भीगती देवयानी को आवाज़ लगाता शांतनु, जल्दी बैठो देवयानी, यूँ बरसात में अकेले खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है। उस दिन उसके पीछे बैठी देवयानी होश में कहाँ थी। जी चाह रहा था उसके पीठ पर अपना सिर टिका दे, समर्पित कर दे खुद को। किस तरह रोका था उसने स्वयं को, वही जानती है। खुद के संयम का परिचय पहली बार जाना था। छठे दिन तबीयत ठीक हो जाने के बाद ही माँ ने बाहर निकलने की इजाज़त दी थी। बढ़ी हुई धड़कन के साथ वह कॉलेज में शांतनु के चिर परिचित चेहरे को देखने के लिए बेताब थी कि मीठी ने उसे आवाज़ लगाई। देवयानी कहाँ थी इतने दिनों से? 3 बार फ़ोन किया पर हर बार आंटी ने कहा तू सो रही है। क्या हुआ था तेरी तबीयत को? हाँ, वो दरअसल मुझे बुखार। बात आधी हुई थी जिसे अनसुनी कर मीठी बीच में ही बोल पड़ी, तू घर पर सो रही थी और हमने यहाँ कितने मज़े किए। शांतनु ने हम लोगों को क्या पार्टी दी थी, इतना मज़ा आया कि बस पूछ मत। पार्टी शब्द को मानो हलक से जबरदस्ती निकाला गया हो। मन आक्रांत था, उसे बुलाए बगैर कोई खास वजह थी। अरे उसका सिलेक्शन आईआईटी रुड़की में हो गया है। ओह ग्रेट न्यूज़ है, कहाँ वह, बधाई दे देती हूँ। ओह हेलो, किस दुनिया में हैं आप मैडम, बताया नहीं किसी ने। वो तो रुड़की चला भी गया। कब? कल। मीठी की बात पर देवयानी का कलेजा मानो मुंह को आ गया था। शांतनु बिना बताए चला गया और यहाँ मेरी दुनिया इन 6 दिनों में बदल गई थी। क्या क्या सोचती रही मैं इन दिनों, और शांतनु उसे मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया। मेरे पूरे वजूद में तो शांतनु था, उसके सिवा और क्या बाकी रह गया था। पर मेरे लिए जाने कुछ था भी उसके मन में या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं ही देती। जरूर रहा होगा, वरना उस बरसात के दिन वो इतनी आत्मीयता और फिक्र क्यों दिखाता। आंखों में बार बार फिर वही दृश्य, यूँ अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है, चलो बैठो जल्दी से। साधिकार आदेश जिसमें प्यार का मौन आमंत्रण ही तो था। ए देवयानी कहाँ खो गई है? मीठी लगभग खींचती हुई उसे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ले गई। क्लास चल रही थी पर वो वहाँ कहाँ थी। कानों को भी सुनाई देना बंद हो गया था। बस एक ही आवाज़ मन भीतर गूंज रही थी, यूँ अकेले बरसात में। मेम साहब कितनी देर से पूछ रही हूँ क्या बनेगा आज, और ये क्या, कितना काम फैला लिया है। आहा, वर्तमान में खींच कर लाई। देवयानी अपने विचारों को झटकती हुई बोली, सुन आज रात को डिनर पर बुलाया है किसी को। कौन है? आदत के अनुसार हमेशा की तरह उत्सुक होकर उसने पूछा। शन्नू के लिए ये जानना मानो बहुत ज़रूरी था। हाँ है कोई, वो साहब के दोस्त, मुंह से निकला। अच्छा ऐसा कर, पहले ये पालक अच्छी तरह से धोकर काट दे, फिर निर्देश देती चली गई थी वह। कहीं कोई कमी न रह जाए। शाम को अभय घर जल्दी आ गए थे। वायदे के मुताबिक गुलाब जामुन ले आए थे। हमेशा की तरह किचन में आकर मुआयना किया तो देखा मीठे में खीर बनी हुई थी। अरे मैं तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए तो गुलाब जामुन लाया हूँ, पर ये क्या, तुमने तो खीर भी बना ली। वो आपको खीर पसंद है ना? अभय की बात का जवाब देते हुए देवयानी ने कहा तो अभय का चेहरा खिल गया। क्या कहती देवयानी? शांतनु की फेवरेट स्वीट खीर है। मीठी के घर में ये खुलासा हुआ था जब पूरा खीर का डोंगा खाली कर देने की शर्त शांतनु ने रखी थी। क्या पता खीर अब भी पसंद है या नहीं। ज़रूर होगी, पुरानी पसंद कभी मिटती है क्या। वो आज के डिनर को लेकर बहुत बेचैन थी। आप चलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आते ही चाय पीना अभय की आदत में शुमार था। चाहते हुए भी देवयानी 2 मिनट समय नहीं निकाल पाई। कुछ न कुछ काम निकलते ही रहे, कहीं कोई कमी नहीं रहना चाहिए। घड़ी देखा तो 7 बज चुके थे।
उफ, आज तो समय का पता ही नहीं चला। तैयार हो जाती हो। अपने मन के उद्वेलन पर काबू करने की कोशिश करते हुए वह बाथरूम चली गई। पानी की बूंदों ने नवसंचार कर दिया था। अब क्या पहने, बड़ा कठिन निर्णय था। नीले रंग के सूट में खुद को निहार कर स्वयं में कॉलेज वाली छवि ढूंढने की कोशिश की, जिससे कितनी कही और अनकही बातें और भावनाएं जुड़ी हुई थी। मम्मी, आपके फ्रेंड आ रहे हैं ना? रोनित ने बड़े कौतूहल से पूछा। हाँ, कहकर अपनी 8 साल पुरानी फोटो में खुद को निहारते हुए अचानक अपने 6 साल के बेटे से प्यार से पूछा, अच्छा रोनित, मैं अभी भी ऐसी लगती हूँ? अपनी पुरानी फोटो की ओर संकेत करते हुए देवयानी उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। नहीं। रोनित के सपाट और सरल जवाब पर वह चौंक गई। कुछ कहती इससे पहले ही वह बोला, आप अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें देखो ना, कितनी वीक सी लग रही है। आप भी खाना नहीं खाती थी क्या? उसकी मासूम टिप्पणी पर वह हंस पड़ी। मन में छाई बेचैनी दूर हो गई थी। रात 8 बजे शांतनु अपनी पत्नी शुभ्रा के साथ घर आया। सोच के विपरीत देवयानी की नजरें उस पर टिकी न रह सकी। शांत खड़ी शुभ्रा की गोद में उन दोनों की 8 महीने की सुंदर सी बिटिया थी। अतीत की स्मृतियों में जिस शांतनु को छोड़ गई थी, वह वैसा ही था, जो सर उमंग से भरपूर, बिल्कुल भी नहीं बदला था। हाँ, थोड़ा बदन भर गया था। देवयानी, ये शुभ्रा है। शांतनु ने अपनी पत्नी का परिचय कराया। सुंदर सी शुभ्रा सरल स्वभाव की लगी। और ये है हमारी जान, इसे हम प्यार से जानू बुलाते हैं। अपनी बिटिया को शुभ्रा की गोद से लेते हुए शांतनु बड़े लाड से अपनी बिटिया को निहारते हुए बोला तो देवयानी मुस्कुरा पड़ी। इसका नाम आरोही रखा है। शुभ्रा शांतनु की बात को काटती हुई बोली तो शांतनु ने मजाक किया, जानू बुलाने पर माँ बेटी दोनों ही मेरे पास आ जाती है, इसलिए शुभ्रा ने इसका नाम आरोही रख दिया है। शांतनु की शरारत भरी बात पर वह प्यारी सी आपत्ति जताती हुई बोली, क्या आप भी कुछ भी बोल देते हैं? बच्ची के प्रति दिखाया प्यार और पत्नी से की गई चुहलबाजी उनके आपसी गहरे रिश्ते को दर्शा गई। शांतनु की सरलता और सहजता देवयानी के अशांत मन को सहज ही शांत करती चली गई। वह कितनी आसानी से सब में घुल मिल गया था। देवयानी, हम लोग सालों बाद दोबारा मिले, इसका पूरा श्रेय शुभ्रा को जाता है। प्रिया, याद है तुम्हें? वो शुभ्रा और हमारी कॉमन फ्रेंड है। उसी ने बताया कि तुम पुणे में हो। शांतनु आराम से बातों को बढ़ा रहा था, जबकि देवयानी से बातों का सिरा नहीं पकड़ा जा रहा था। अतः वह उठकर किचन में चली आई। मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक खनकती सरल सी आवाज़ पर पलटी तो देखा शुभ्रा खड़ी थी। देवयानी उसे किचन के भीतर आते देखकर बोली, अरे आप यहाँ गर्मी में क्यों आ गई? आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मैं यहीं रुकती हूँ आपके पास। वहाँ तो शांतनु और अभय जी आपस में अपनी बातें कर रहे हैं। उसकी बात पर देवयानी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वो दोनों आई तो देखा सच में शांतनु और अभय अपनी बातों में मशगूल थे। अभय और शांतनु की बातों के सिलसिले को तोड़ते हुए देवयानी अचानक शांतनु से पूछ बैठी, तुमने क्या किया इतने दिन शांतनु? देवयानी के अचानक किए इस सवाल पर वह विचारक की तरह सोचता हुआ बोला, बहुत कुछ। देवयानी, पिछले 10 साल मेरे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन ले आए, जिसमें शुभ्रा और मेरी जानू का आना सबसे सुखद परिवर्तन था। 3 साल पहले शुभ्रा से मेरी शादी हुई। शुभ्रा माँ की पसंद है। हालांकि माँ 6 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अपने जीवन में व्यवस्थित होने के बाद ही शादी करना चाहता था। और अब तुम देख ही रही हो। शांतनु, तुमने कुछ देर से शादी नहीं की? देवयानी के सवाल पर वह खूब हंसा और बोला, मैडम, मैं जल्दी शादी करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता क्या? अपने किए इस मजाक के बाद अचानक संजीदा होकर बोला, अरे देर से कहाँ देवयानी, मैंने कॉलेज के बाद 4-5 साल तो करियर बनाने के लिए छोड़ दिए थे। उन दिनों एक बात तो मैंने गांठ बांध ली थी कि चाहे जो हो जाए,
लड़कियों और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये दो चीज़ें उम्र के उस दौर से गुजर रही यूथ को चौपट करने के लिए काफ़ी है। और देखो नतीजा, आज एक सधा हुआ करियर, शुभ्रा जैसी बीवी और हमारी प्यारी जानू। कहकर उसने शुभ्रा को देखते हुए आंख मारी तो वह लजा गई। अभय और देवयानी हंस पड़े। यूं ही इस बेचारे का इंटरव्यू चलता रहेगा या कुछ खिलाओगी भी? अभय ने कहा। अभी लाती हूँ, कहती हुई देवयानी किचन में आ गई। शुभ्रा की बिटिया रोने लगी थी, वह उसमें व्यस्त हो गई। देवयानी के मस्तिष्क में शांतनु की कही बातें चल रही थी। कितनी सहजता से वह अपनी बात बोल गया था। सच ही कहा था उसने। उम्र के उस दौर में जो होता है उसे प्यार कहा जा सकता है क्या? इनफैचुएशन जैसी चीज इस उम्र में न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शांतनु को तो वह बरसात का लम्हा याद भी नहीं होगा जिसकी एक इबारत को उसने जिंदगी का फलसफा बना लिया था और अब तक मन में किसी कोने में बसा के रखा था। एक तरफा पाली कोमल भावनाएं आज मृगमरीचिका की भांति साबित हुई। सच पूछो तो जब अभय के साथ अनगिनत प्यार भरे अमूल्य क्षण बिताए थे, या जब पहली बार अभय के प्यार को जानकर अपने दिल की धड़कन को बढ़ाया था, तब कहाँ शांतनु उसके दिलो दिमाग में था। ये भी तो एक सत्य है। ठीक ही तो कहा था शांतनु ने। लगभग हम उम्र शांतनु उस वक्त संघर्ष करके जहाँ अपने आने वाले जीवन को सुखद बनाने की जोड़ तोड़ में था, वही संघर्ष कर चुके अभय का उसके जीवन में प्रवेश हुआ। जो इसके विपरीत जाता है, संघर्ष उसी के जीवन में आता है। मानवीय जीवन की इन गुत्थियों को सुलझाने का तरीका हमारे पास होता है, बशर्ते हम उसे सुलझाना चाहे। वापस आई तो शांतनु से वार्तालाप में मग्न अभय को मंत्रमुग्ध देखती हुई उसके हाथों में चाय का कप पकड़ा आई। अब न मन में कोई तुलना थी, न दुविधा, मन शांत था। तभी रौनित की आवाज आई, मम्मी देखो, आरोही का एक दांत निकल रहा है। उसकी बात पर सभी रौनित और उस साथ में खिलौनों से खेल रही आरोही के पास चले आए। शुभ्रा ने जल्दी से आरोही के मुंह में उंगली डाली तो पुलक उठी। सच शांतनु, इसका पहला दांत निकल रहा है। शांतनु ने रौनित को गोद में उठा लिया और बोला, अरे वाह मेरे कोलंबस, तुमने तो आरोही का दांत खोज निकाला। उसकी चिरपरिचित चुहलबाजी पर सभी हंस पड़े। डिनर के बाद जहां अभय के लाए गुलाब जामुन शांतनु इसरार करते हुए शुभ्रा को खिला रहा था, वही अभय देवयानी की बनाई खीर की भरपूर तारीफ करता हुआ खा रहा था। अभय को खीर खाते देख देवयानी अनायास उस पर निहाल हो उठी। पति पत्नी के इस अनुबंध पर एक मिठास धीरे धीरे घुलती जा रही थी। निसंदेह दो मन यूं जुड़े थे जिसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। तो ये थी कहानी बरसात में लिखी इबारत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।